हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर जिसका 40 क्वेश्चन हम लोग एज अ प्रैक्टिस सेशन के लिए जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। आप लोग उन सभी क्वेश्चन को अपने एंड से ट्राई कर चुके होंगे और जिनके पास ये नहीं पहुंचा होगा वो भी एज ए इसको टेस्ट सीरीज जैसा एज अ प्रैक्टिस सेशन जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन अराउंड है, उसमें से हम देखते हैं कि कितना हो पाता है। इस लेक्चर में हम 2 लेक्चर करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इंग्लिश साइड से पढ़ रहा हूँ। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। Quadrilateral if forces AB, CB, CD and DA are acting along the direction of its side, then what is their resultant? ठीक है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है स्टूडेंट, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल बोला है तो हमको ये नहीं पता है कि वो स्पेशल टाइप का कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हम रेंडम कोई भी बनाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं ये क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है बट वो जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल हो। ठीक है, पर क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो फोर्सेस है वो ए बी सी बी सी डी और डी ए के अलोंग काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्किंग कर देते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, हमारा जो चतुर्भुज है वो क्या है, ए बी सी डी, है ना। किसी भी क्रम में आप मार्क कर सकते हो, ए बी सी डी ऐसे या ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो, क्रम सेम होना चाहिए, ए बी सी डी, है ना, क्योंकि वो दिया है। अब इसके बाद क्या है, ए बी फोर्सेस के बारे में बताया है, एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन, कि जिस ऑर्डर में वो बोल रहा है, ए बी मतलब फोर्स ए से बी की ओर लग रहा है, सी बी मतलब सी से बी की ओर लग रहा है, सी से डी सी डी और डी से ये ऐसे लग रहा है करके। ठीक है, तो देन व्हाट इज देयर रिजल्टेंट, हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मार्क करते जाते हैं। एक फोर्स ए से बी लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ए से बी हम एरो लगा दिए। दूसरा फोर्स सी से बी, तो यही ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये इधर लग रहा है, सी से बी, क्लियर है, सी से बी लग रहा है। ऐसे जल्दबाजी में ऐसे नहीं मार्क कर देना है बी से सी, फिर आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, और जो गलत आंसर होता है वो भी आपके ऑप्शन में रहता है। ठीक है, इसलिए ऐसे लगता है कि गलत सॉल्व करने के बाद भी तो आंसर आ गया, पर जो सिली मिस्टेक होता है वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सी डी, सिंपल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, सी डी, और उसके बाद डी ए, डी ए इधर लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल, अगर ये एक ही डायरेक्शन में होता तो जीरो फोर्स हो जाता। ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट से देखते हैं कि जहां से चलना स्टार्ट किए उसी डायरेक्शन में वापस आके रुक गए तो जीरो होता है नेट रिजल्टेंट। ठीक है, पर यहाँ अलग अलग टाइप का चीज है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, अगर ये हमको पता होता है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो हम उसका यूज कर लेते हैं और हम डायगोनल के थ्रू क्या निकाल लेते, आपका रिजल्टेंट निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसे भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल है तो हम उसका डायगोनल तो बना ही सकते हैं, क्लियर है ना, चाहे वो डायगोनल कैसे बने। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसको हम आर नाम दे देते हैं। तो रिजल्टेंट को हम पहले जो पूछा है वो ए बी, फिर उसके बाद सी बी, फिर उसके बाद सी डी और उसके बाद लास्ट में डी ए, ऐसा रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और वो भी इन टर्म्स ऑफ कुछ सी बी सी डी डी ए इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो ये करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल से हम ट्राइंगल तो क्या कर सकते हैं, बना ही सकते हैं। एक डायगोनल खींच दे तो 2 ट्राइंगल बन जाएगा, इधर से डायगोनल खींच दे तो भी 2 ट्राइंगल बन जाएगा। पर हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमको कौन कौन सा चीज अच्छा लग रहा है जिससे हम ट्राइंगल बना पाए। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें, डी से ए इधर आ रहा है, ठीक है, और ए से बी जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, डी से ए और ए से बी ऐसा है, तो मतलब ये एक दिशा में जा रहा है। तो हमारा जो ट्राइंगल लॉ ऑफ क्या है, वेक्टर एडिशन, ठीक है, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, त्रिभुज का जो वेक्टर सम करने का जो नियम होता है वो क्या है, दो भुजा अगर एक दिशा में है तो उसका जो रिजल्टेंट है तीसरी भुजा से आता है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो हमको यहाँ जोड़ी बनाना चाहिए ए बी और डी ए को। बाकी में देखो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसका अलग है इसका अलग है, तो उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जोड़ी बनाते हैं। इसको पहले रख लेते हैं डी से ए वेक्टर,
फिर प्लस ए से बी वेक्टर, ये हो गया है ना वेक्टर एडिशन। ए प्लस बी वेक्टर करो या बी प्लस ए वेक्टर करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो या डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, कम्यूटेटिव होता है वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम ग्रुप बना दिए। बाकी ये जो दोनों है उसको हम अभी ऐसे छोड़ देते हैं, सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब इसको देखते हैं कि डी ए बी, इसका आंसर क्या आएगा, ये इससे दो भुजा हो गया, अगर हम इससे अब तीसरा भुजा ऐसा बना दे इस तरीके से, ये हो गया हमारा ऐसे, और उसका एरो ऐसे आएगा, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। डी से ए से बी जा रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट अपोजिट साइड से जो आके जुड़ता है थर्ड साइड, वही होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर एडिशन से क्या रिजल्टेंट। सो यहां से हमको मिल गया स्टूडेंट, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, डी से बी। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब बाकी चीजों को फिर से लिखते हैं एज इट इज, अब उसके बाद सोचते हैं। ठीक है, सी के साथ बी और प्लस सी के साथ डी। अब देखिए फिर से क्या कोई दो चीज, अब ये इसको तो भूल जाओ, ये खत्म है, इसका हो गया काम। अब क्या हमको ये डी बी, हालांकि वो डी बी हमारे इस पिक्चर में नहीं था लेकिन हम उसको ले आए, क्या हमको डी बी और बी सी और इन सब में कोई दो ठो डायरेक्शन सेम दिख रहा है क्या, तो हाँ दिख रहा है। देखो अगर मैं सी से डी जाता हूं, ध्यान से समझो, अगर मैं सी से डी जाता हूं और डी से बी जाता हूं, तो वो क्या होता है, सी से डी और डी से बी जाऊंगा, तो ऐसे स्थिति में मेरे को जो रिजल्टेंट मिलेगा क्या होगा, वो ये मिलेगा सी से बी, जो उल्टे डायरेक्शन में है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब मैं इन दोनों को जोड़ी बनाऊंगा। ठीक है, सॉरी किसको जोड़ी बनाऊंगा, इन दोनों को। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्राइंगल लॉ एडिशन को हम पार्ट पार्ट में कर रहे हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि क्या हो रहा है करके। सो देखो डी बी और सी डी, डी बी सी डी, सी डी डी बी, कैसे भी बोलो है ना, इसको इधर रखो या इसको इधर, तो ये क्या दे दे रहा है, सीबी दे दे रहा है। तो ये दोनों को मिला के मेरे को मिल गया सीबी, और एक सीबी में पहले से उसको छुआ ही नहीं हो, तो दो बार हो गया सीबी, तो क्या हो गया, सीबी आ गया एक से, और एक सीबी पहले से पड़ा था, तो ओवरऑल मेरा क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ सीबी वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आसान क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर डी, डी है ना, हाँ सीबी। ठीक है, हम वेक्टर में ये लगाए हैं। एक बार फिर से बता दूं, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं। दूसरा तरीका होता है, अगर कोई वेक्टर के ऊपर वो वेक्टर बोल रहा है और उसको डार्क कर दिया है, बोल्ड लेटर से लिख रहा है, तो वो सब भी वेक्टर होते हैं। तो ध्यान से देखो आप, ABCD सिंपल लेटर से लिखा है, मतलब बोल्ड नहीं है, लेकिन ABCD और D है, ये बोल्ड राइट से लिखे है, बोल्ड अक्षर से, तो इसलिए वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो ये नोटेशन है, ये भी मैं बताया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, आप लोग यहाँ का भी पढ़ सकते हैं। इफ बी, क्योंकि मैं इंग्लिश का पढ़ने के बाद हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, तो दोनों चीज कवर हो जा रहा है। इफ बी एंड सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ डी। आपको पॉइंट डी का पोजिशन वेक्टर बताना है सच दैट बी डी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बी सी। ठीक है, बी और सी पोजिशन वेक्टर है, दो पॉइंट है बी और सी के पोजीशन वेक्टर, कैपिटल बी कैपिटल सी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब उसके बाद एक और पॉइंट है डी, वो इस तरीके से कनेक्ट है कि बी डी बराबर 4 टाइम्स ऑफ बी सी है, ऐसा वेक्टर है। तो ये पूछ रहा है कि आप डी का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से जब उस किसी पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं तो उसका पोजीशन बताता है कि हाँ इस पॉइंट का लोकेशन ये है, उसको वेक्टर के टर्म में एक्स में आई लगा देते हैं, वाई वाले कोऑर्डिनेट में जे लगा देते हैं, और जेड वाले कोऑर्डिनेट में के लगा देते हैं, आई जे के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर के नहीं है तो प्लेन में है, वो एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, कहीं पे एक पॉइंट है ना, पहले हम लाइन ले लेते हैं, ध्यान से समझ, दो पॉइंट ले लेते हैं पहले। तो ये हमारा पॉइंट बी है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है, ध्यान से समझना। और एक पॉइंट है आपका सी कैपिटल सी, उसका जो पोजीशन वेक्टर है सी। ठीक है, क्लियर है, बोल्ड से लिखा है, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि और अच्छे से चीजें समझ में आए। ये जो है दो क्या है, इसको मैं जोड़ दिया, पोजीशन वेक्टर है। पहले तो नहीं जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं कि कहीं ना कहीं स्पेस में हमारे पास एक चीज होगा ओरिजिन, जिसके रिस्पेक्ट में हम उसका पोजीशन बताते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंपल पढ़ते हैं, पॉइंट 2,3 2D ज्योमेट्री में मैं चल रहा हूं, पॉइंट 2,3 तो x की वैल्यू 2
और y की वैल्यू 3, तो x में चलते हो 2 और y में चलते हो 3, और दोनों जहां के मिलता है वो क्या हो जाता है, उस पॉइंट का लोकेशन होता है। लेकिन ये सारा चीज किसके रिस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो सेम ऐसी है, कहीं पे ओरिजिन होगा तो ये वेक्टर ऐसे कनेक्ट होगा, तो ये वेक्टर ही आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है बी पूरा। तो बी का पोजीशन वेक्टर बी, तो ये वेक्टर जो जा रहा है वही है, ठीक है। वैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे सी को, है ना, तो ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर, ठीक है। ये है आपका बी वेक्टर जो पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन पता चल रहा है, वो सी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि बी डी वेक्टर, तो अब हम मानते हैं कि वो जो डी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वो, ठीक है, डी, उसका हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो हम डी को, हमको नहीं पता है कि वो कहाँ है, हम डी को ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे है करके, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा अच्छे से करता हूं, पहले दोनों को मिला देता हूं, ये ऐसे है और ये डी वेक्टर यहाँ पे कहीं है, ठीक है। डी जो है और उसका पोजीशन वेक्टर, सॉरी डी जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं अभी डी वेक्टर, इसी को मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हमको फाइंड करना है, तो हमको जो रिलेशन मिला है वेक्टर में, सो वेक्टर में हमको जो रिलेशन मिला है उसको हम लिखते हैं। वेक्टर में हमको रिलेशन दिया हुआ है बी डी वेक्टर, ध्यान से समझिए, बी डी वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बी सी वेक्टर। ये भी सिंपल है, जब भी कोई चीज पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखा हुआ हो, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, जैसे इसके लिए मैं वेक्टर बनाऊंगा, ध्यान से समझना, मेरे को बनाना है बी से सी वेक्टर, क्योंकि मैं लिख रहा हूं ना बी से सी वेक्टर, तो याद करो हम लोग पढ़े हैं बी से सी वेक्टर बनाना है, और दोनों का पोजीशन वेक्टर मेरे को पता है, तो मैं किधर जा रहा हूं, बी से सी की ओर जा रहा हूं। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आएगा सी का, जहां जा रहा हूं, माइनस पोजीशन वेक्टर आएगा बी का। तो यहां से हमको क्या मिल गया, बी से डी, तो बी से डी, तो डी का पोजीशन वेक्टर जो मैं लेट करके चला हूं डी वेक्टर, और बी का पोजीशन वेक्टर जो मेरे को क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा सिंपली डी माइनस बी। समझ में आ रहा है, डी माइनस बी वेक्टर, क्योंकि जा किधर रहा हूं मैं, बी से डी की ओर को, तो डी का पोजीशन वेक्टर डी और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बी सी। तो सी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है सी वेक्टर, और बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करके, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर। बस सॉल्व कर दो, आ गया। हमको डी वेक्टर निकालना है, सो डी वेक्टर इज इक्वल डी वेक्टर माइनस, इसको इधर ही रहने दो अभी फिलहाल, वहां से क्लियर हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ डी वेक्टर निकालना है, तो माइनस बी वेक्टर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का बी वेक्टर, तो इसके साथ माइनस होकर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डी वेक्टर, सी को कुछ नहीं करना है तो 4 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, लेकिन ये माइनस जाके वहां प्लस हो गया, तो -4 में जब एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 3b वेक्टर आएगा। तो देख लो कौन सा है, 4c माइनस 3b वेक्टर। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। हर जगह कैपिटल सॉरी बोल्ड में लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में, मतलब वो वेक्टर है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वेक्टर कैसे लिखा हो, तो बोर्ड में लिखा होता है तो वो वेक्टर होता है, ठीक है, क्लियर। देख लो यहाँ पे भी नंबर्स जो है सिंपल लिखे हुए हैं, पर वेक्टर्स जो है बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ बी इज अ यूनिट वेक्टर in the xy plane making an angle of pi by 4 with x axis, ठीक है, then the value of vector b, फिर से वेक्टर b है, ठीक है, b इज अ यूनिट वेक्टर है बोल रहा है, ठीक है, b एक यूनिट वेक्टर है जो कहाँ है, xy प्लेन में है। मतलब सिंपल सी बात है, हम केवल i और j के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है, k के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि x में हम उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या मान के चले हैं, स्टैंडर्ड i कैप, और y वाले डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को क्या मान के चले हैं, j कैप। और ये वेक्टर जो पूछ रहा है जिसके बारे में जानकारी, वो किस में है बोल रहा है, xy प्लेन में, तो k के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं रखना है, क्योंकि वो जीरो है, समझ जाओ। वो इसमें से ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ पाई बाई 4 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए आपका जो सिंपल ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इधर हमारा उसका निगेटिव भाग है, इधर हमारा y का निगेटिव भाग है, क्लियर है। कोई वेक्टर है, ठीक है, मैं ऐसे हाथ से बना दे रहा हूँ, कोई वेक्टर है ऐसे जा रहा है जिसको हम b वेक्टर बोल रहे हैं, हालांकि इसका यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है, अभी हम फिलहाल b वेक्टर मानते हैं। तो ये जो है x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण। तो y एक्सिस के साथ भी बनाएगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑर्थोगोनल होते हैं ना,
एक्स और वाई क्या होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है 90 डिग्री, तो इधर जब 45 हो गया तो इधर भी 45 हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, वो अच्छा चीज पूछ रहा है यूनिट वेक्टर। अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, दिक कोज्याए हिंदी में। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग पढ़ते हैं 3D में भी पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन अगर हम तीनों फॉर्मेट में ले रहे हैं, अगर कोई जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप ये समझिए ये जो प्लेन है जिसमें हम खड़े हैं वो एक्स वाई प्लेन है, और वो जो दीवार का कॉर्नर है वो जाता है, वो क्या होता है जेड एक्सिस। तो एक में आई कैप है, इधर वाले कॉर्नर में जे कैप, और ऊपर जो जा रहा है दीवार का जो कोना है वो जे के कैप है, ठीक है। तो हमारा कोई भी वेक्टर ऐसे पड़ा है, तिरछा पड़ा है समझो, मैं 3D वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें आई भी है, जे भी है, के भी है, ये ऐसे कोई पड़ा है तो कोसाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐसे पड़ा है, तो ये कुछ ना कुछ लाइन है समझ जाओ लंबा सा, ये कुछ ना कुछ एंगल उस लाइन के साथ भी बनाएगा जो उधर जा रहा है जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, इधर भी बनाएगा जिसको हम वाई बोल रहे हैं, और ये इसके साथ भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा जिसको हम बोल रहे हैं जेड एक्सिस। तो ये जो स्ट्रिक है जो हवा में है, वो जितना एंगल एक्स के साथ बनाता है उसको हम अल्फा ले लेते हैं, जितना एंगल वाई के साथ बनाता है उसको बीटा ले लेते हैं, और जिसका जितना एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाता है ये स्टिक जिसको हम वेक्टर बोल रहे हैं, वो बीटा, अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल, कोई वही सेम स्टिक क्या बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कॉस अल्फा, और यहां से आएगा कॉस बीटा, और यहां से आएगा कॉस गामा, इनको हम लोग बोलते हैं कोसाइंस, ठीक है। और इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं एल एम एन ऐसा करके, ठीक है। कॉस अल्फा एल एक्स एक्सिस वाले के साथ जो बनाया हो तो हम कॉस लगा देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोसाइंस, दिक कोज्याए, क्लियर है। तो दिक कोज्याए हमेशा क्या होता है, दिक कोज्या से जब हम वेक्टर बनाते हैं वो यूनिट वेक्टर ही बनता है, तो अच्छी बात है, तो हमको यहाँ यूनिट वेक्टर के लिए इन्हीं को यूज करना है। तो अब हमारे पास ये वाला पोर्शन नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला कहानी नहीं चल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास फिलहाल नहीं, पर ये जानना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि 3D वेक्टर कहीं भी आएगा, ठीक है, हमेशा केवल आईजे वाला आए जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री किसके साथ बना लिया, 45 डिग्री बना लिया ये एक्स एक्सिस के साथ, तो इसलिए मेरा एल का मान क्या हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा मेरा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और एम को हम क्या लेते हैं वाई एक्सिस के साथ, तो वहां भी ये तो ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ भी ये 45 बनाएगा, क्लियर दिख रहा है ना, तो यहाँ भी ये cos का 45 बना, तो m का मान भी क्या हो गया 1/√2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, जिसको हम कुछ भी मान लेते हैं, रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा यहाँ पे दिया है बी कैप, ठीक है, बी कैप ही है हमारा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर ही आएगा। वो कैसे आएगा, वो आएगा एल के साथ आई कैप और एम के साथ जे कैप, क्योंकि इनकी सहारे से जब हमको डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, दिक को ज्या पता है, तो उनके साथ हम आई जे के लगा के वेक्टर लिख सकते हैं। और 3D में जब हमको कोई पॉइंट दिया है और डायरेक्शन कोसाइन पता है या डायरेक्शन रेशियो पता है, तो भी हम उसको एक्स वाले के सामने आई, वाई वाले के सामने जे और जेड वाले के सामने के लगा के वेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी कैप इज इक्वल टू, मैं कैप क्यों लगा दिया हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं किसके सहारे से लिख रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन के सहारे से लिख रहा हूँ, इसलिए वो हमेशा यूनिट आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, एल का मान 1/√2 और एम का मान भी 1/√2, तो दोनों जगह से 1/√2, तो आई प्लस जे लिख देता हूँ, √2 दोनों के जगह से है, उसको टोटल नीचे लिख देता हूँ। तो कौन सा वाला आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर सी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जितना ज्यादा हो जाए अभी आज क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन है अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन, फिर से आ गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्शन कोसाइन कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अगर हमको तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए पता है कि ये भाई स्टिक है जिसको हम वेक्टर मार रहे हैं, 3D वेक्टर है, आई भी है, जे भी है, के भी है, लेकिन इसको बताया नहीं गया है कि ये कितना आई, कितना जे, कितना के है, वो सिर्फ बता दिया ये वेक्टर है, ए वेक्टर, बस नाम दे दिया, ए के ऊपर वेक्टर का साइन लग गया। लेकिन उसके साथ बताया है कि ये जो है, ये जो वेक्टर है, ठीक है, 3D वेक्टर, इसको हम ऐसे समझते हैं, ध्यान से समझना। 3D डायग्राम हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, हाँ ये है,
ये है हमारे पास, ये ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, चीजों को मैं क्लियर करता हूँ। फिर ये क्वेश्चन एकदम आसान है, पर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जितना ज्यादा आप अच्छे से वेक्टर समझेंगे उतना क्लियर आपका होगा कौन सा, 3D। ठीक है, शायद इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर से ही लिखता हूँ। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला। और ये वाला हो गया है जो हमारा ऊपर जा रहा है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब ये प्लेन है। और ये जो आ रहा है जेड, ये जेड है। तो हमको ये जो हमारा बोर्ड है, सरफेस है, वो टू डायमेंशन है, पर इसमें हम 3D चित्र को नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको तिरछा खींचते हैं। पर ये तिरछा नहीं है, ये ऐसे है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। ये वाई एक्सिस ये है, समझ जाओ, ये वाला जो है कॉर्नर, और ये एक्स एक्सिस है, समझ में आ गया, मैं दिख रहा हूँ तो। और ये वाला जो भाग ऐसे जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा था, यहां से देखो, ये जो है बोर्ड का वाई एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस, समझ में आ गया। और ये मैं पेन को दोनों के बीच में खड़ा कर दिया ओरिजिन से, तो ये हो गया बाहर निकल रहा है वो जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है समझने के लिए, दीवार का कॉर्नर। आप कॉर्नर पे चले जाइए, जो एक लाइन जा रहा है सीधा उधर आपसे, उसको y मान लीजिए, आप जिधर खड़े उसको x मान लीजिए, और जो ऊपर जा रहा है कॉर्नर वो z आ गया। तो सेम ये भी है स्टूडेंट, ये जो है बाहर आ रहा है, ठीक है, ये जो है आपका बाहर आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए, आपको कोई वेक्टर है, वो वेक्टर ऐसे रहेगा, ध्यान से समझते रहना। मैं ये जो पेन है इसको, अगर ये ऐसे सो गया, इसके ऊपर पूरा सो गया, देखो दीवार के ऊपर, तो मतलब इसमें जेड कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पे इसका मान केवल एक्स और वाई वाला है, मतलब आई और जे वाला है, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन किए जिसमें आई और जे था, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो है सो गया है इसके में, ये वेक्टर ऐसे ऐसे था, ऐसे नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। इसको ऊपर ऐसे आना था स्टिक को, समझ में आ गया। तो अगर ये थोड़ा भी ऊपर आता तो उसका जेड कोऑर्डिनेट भी मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिला, सो गया था पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पे आई जे और के दिया है। तो लेकिन दो तरीके से जो हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ। अगर कोई वेक्टर है जिसको मैं अभी स्केल से आपको बता दिया, पर वो वेक्टर कैसे जाता है, ये पीछे वाला भाग है, ये ऐसे फूला हुआ है, समझ जाओ डब्बा, इसका जो पीछे वाला भाग है ओरिजिन, वहां से आता है इधर के डब्बे के सामने वाले भाग में, यहां तक ये वेक्टर है। तो समझ जाओ ऐसे पेन है, ठीक है, ऐसे पेन है। तो अब हमको कितने तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, दो तरीके से। हमको आई जे के फॉर्मेट में नहीं दिया है, लेकिन वो बता रहा है कि इसके साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा, बीटा, वाई के साथ हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ यही एंगल बनाता है गामा। तो तीनों में कॉस लगा दो, कॉस अल्फा, तो क्या मिल गया आपको, एल मिल गया। डायरेक्शन कोसाइन किस साइड में, एक्स के साइड में। बीटा वाले में कॉस लगा दिए तो डायरेक्शन कोसाइन वाई के साइड में, और गामा वाले में कॉस लगा दिए तो डायरेक्शन कोसाइन किधर, जेड एक्सिस के साइड, ठीक है, क्लियर है। उसी को एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, और इसको एन बोलते हैं, क्लियर है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, पूरा 3D तक, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये एक तरीका है, जैसे मैं बोलता हूं कि चलो अल्फा का मान 30 डिग्री है, बीटा का मान 60 डिग्री है, और गामा का मान और कुछ डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, 45 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ से एल का मान क्या आ जाएगा, cos 30, cos 30 मतलब √3/2। यहाँ से m, बीटा वाला का m आता है cos 60 1/2, और cos गामा जिसको हम लोग बोलेंगे n, तो n का मान क्या आ जाएगा 40 डिग्री में cos का 1/√2, ये निकल गया। यहाँ पे मैं कहीं पे भी आपको वेक्टर दिया क्या, ये आई ये जे ये के, कुछ नहीं दिया, मैं एंगल दिया, तो ये एक तरीका हो गया स्टूडेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अभी अब आ रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो कुछ नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वेक्टर दे दिया है, तो ये तो आसान है। तो जब भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर। हमको क्या पूछा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं सिंपली ए वेक्टर, ठीक है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस का 5k, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका, ये हमारा हो गया वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी पूछा हुआ है। अगर नहीं पूछा हुआ था तब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, उसके लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है जब हमको वेक्टर दे दिया होता है और निकालने पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल, सभी को पता है,
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना, ये तो 16 और 9 ये 25, 25 और ये हो गया आपका 50, तो रूट के अंदर 50, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। ठीक है, तो 5√2 बहुत जगह दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो 3√2 दिखा तो वो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब बात आता है डायरेक्शन कोसाइन का, तो डायरेक्शन कोसाइन अब फिर से एक बार समझना, एक तरीका मैं यहाँ पे बता दिया स्टूडेंट की LMN जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वेक्टर का बताया है कि वो एक्स एक्सिस के साथ इतना कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ इतना कोण बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ इतना कोण बना रहा है, अगर 3D वेक्टर है तो ठीक है, वेक्टर जितना इतना आप समझेंगे उतना आपको 3D ज्योमेट्री समझ में आएगा, क्योंकि पूरा चीज वेक्टर से ही हमको क्लियर होता है। वहां ऐसे पढ़ेंगे विदाउट वेक्टर हमारा कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया 5√2, क्लियर। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ये जो आई जे और के कोफिशिएंट है उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। दो चीज होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो पूछा जा रहा है और डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्शन रेशियो जो है मल्टीपल होता है डायरेक्शन कोसाइन का, समझ में आ रहा है ना। और रेंडम कोई वेक्टर लिखा है तो उसके कोफिशिएंट को हम डायरेक्शन रेशियोस बोल सकते हैं। ये 3, 4 और 5 डायरेक्शन रेशियोस है, डीआरस है। ठीक है, दिक अनुपात हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन दिक कोज्या नहीं बोलेंगे। दिक कोज्या तभी बोलेंगे जब आई जे और के जो कोफिशिएंट है वो उसको जब हम मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का निकालेंगे तो वो 1 आना चाहिए। मतलब यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर बन जाए, कौन सा, ये वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर बन जाए तब आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक तीनों को हम बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन उन्हीं को हम बोला जाता है जो यूनिट वेक्टर होता है, जिसका हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो वो 1 आए, तब आई के कोफिशिएंट को, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। और रैंडम अगर लिखा है तो उसको आप डीआरएस बोल सकते हो, डायरेक्शन रेशियोस। पर डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको पहले उसको फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारा जो ये वेक्टर दिया हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 आ रहा है। इसीलिए हम ये एक रिलेशन पढ़ते हैं ना, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, इसीलिए। ठीक है, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो छोटा छोटा चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट पता चल, डिटरमिनेंट नहीं, मैग्नीट्यूड पता चल गया। तो अब इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना देते हैं। तो ए केप, तो क्या करते हैं, ए केप क्या होता है, उसी वेक्टर को पकड़ो और उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, तो हर जगह मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 के नीचे भी आ जाएगा स्टूडेंट, 3 5√2 आई केप सबके बटे में आ गया, सबके नीचे में आ गया। तो मैं अलग अलग कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अलग अलग आंसर देना है। ठीक है, -4/5√2 जे केप। ठीक है, आप पूरा वेक्टर को लिख देते इसको और उसके नीचे में लिख देते वो भी चलेगा, लेकिन हमको क्या बताना है, LMN कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है करके, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। और लास्ट में क्या है 5K, तो 5 के नीचे में लिख दो 5√2 और ये हो गया आपका के केप। अब देख लो आपको आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, आई का गुणांक 3/5√2 देखो कहाँ, एक ही जगह है 3/5, मतलब यही आंसर होगा। -4/5√2 और लास्ट में आ गया आपका 5/5√2। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपका दिक्कोज्याय, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये याद रखना, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई वेक्टर लिखा है सिंपली आई जे के टर्म्स में, तो उसका जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोस, डीआरएस। ठीक है, दिक अनुपात हिंदी में। ठीक है, लेकिन दिक्कोज्या नहीं बोलेंगे जब तक चेक नहीं करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो हाँ वो हो गया दिक्कोज्याय, डायरेक्शन कोसाइन बन गया। अब इसको आप निकालो, तो इसको आप निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो नीचे वाला का ज्यों का त्यों रहने दो, ऊपर वाला तो यही आया है ना, तो ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, अंडर रूट 1 उसका मान क्या होता है आपका 1 ही होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसलिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हम लोग इसलिए बनाए। तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा,
ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं, ट्राई भी करिए। अगर आपको समझ में आता है तो एक बार पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई करिए। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दो मेथड से मैं आपको करा रहा हूं, है ना। ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार और। इफ द वेक्टर्स i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड to the coordinate axis ox, oy and oz, then the angle between them will be, ठीक है, then the angle between them will be, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है। ox मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से, तो आपको एंगल बिटवीन देम फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए एक तरीका, पहले देखिए मेथड 1, ध्यान से समझिए। हमको एंगल के बारे में फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो जो x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, तो हम क्या मानते हैं कि हमको पता चल गया कि भाई अल्फा बीटा गामा सेम है, अल्फा बीटा गामा सेम है, क्लियर है। हम इस चीज को यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो आई जे के को यूज ही नहीं करे उसके बाद भी, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा सेम है, ऐसा है। अब हम एक रिलेशन डालते हैं ना, क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है, ठीक है। या इसको और अच्छे से बोले तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यही तो है ना। एल का मान कॉस अल्फा, बी का मान कॉस बीटा, एम का मान कॉस बीटा और एन का मान कॉस गामा, ठीक है। पर यहाँ तो सब सेम है, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, किसी को भी लिख लो, तो क्या हो जाएगा, टोटल 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना, 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, 3 इक्वल टू 1, तो हमको जो सिर्फ क्या निकालना है, कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो हमको सिर्फ अल्फा निकालना है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/3, ठीक है, 1/√3। तो हमको क्या निकालना है, कॉस इनवर्स, तो दिख रहा है आंसर आपका 1/3 वाला। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। हम बिना उसका यूज किए, तो कौन सा आंसर हमारे पास है, प्लस वाला है, तो हम दे दिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ये सिंपल था, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका से, है ना, मेथड 2, आपको ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, इक्वली इंक्लाइंड है बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो, आप इस मेथड से ना करके आप क्या करो, यहां से एल एम और एन कैसे मिलता है, यहां से हमको एल एम एन कैसे मिलेगा, जब हम इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो हम मानते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो ए है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। तो हमको इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ओवरऑल कितना हो गया, रूट का 3। तो अब हम लोग बना लेते हैं ए केप, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाते हैं तब हमको पता चलता है कि आई के साथ जो चिपका हुआ है वो एल है, ठीक है, या कॉस अल्फा है। तो देख लो, तो क्या हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया, √3, ठीक है। तो यहां से अब क्या हो गया, 1/√3 1/√3 1/√3 सबके पास है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, कॉस बीटा इज इक्वल टू भी 1/√3 और कॉस गामा इज इक्वल टू भी 1/√3। अब सेम कहानी, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अब दिया है, सब जगह सेम है, तो फिर से क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, सो 1/3 और सेम कैलकुलेशन, क्लियर है। तो ये दो तरीका, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे करो, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसको पढ़िए। The angle of vector r with y axis is 45 degree and with z axis is 60 degree। एक वेक्टर है r, उसका एंगल y एक्सिस के साथ वो बना रहा है 45 डिग्री, मतलब कोई स्पेस में है, तो y वाले के साथ 45 45 डिग्री,
जेड ऊपर वाले के साथ 60 डिग्री, एक्स वाले के साथ कुछ नहीं दिया है। अब एक चीज ध्यान से समझना स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन इसके बाद आएंगे कहीं पे अगर आपको ये डबल टाइप का चिन्ह दिखेगा ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं ब्लैक से करता हूं, ये एक्चुअल में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है ना। जब इसको मैं दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हूं क्वेश्चन को, तो ये जो है इस टाइप का नोटेशन दे दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना इसके बाद आगे जब भी आपको इस टाइप का कोई चिन्ह दिखे तो आप इसको समझना कि ये मॉड है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, क्लियर है। ये जब कन्वर्ट किया है क्वेश्चन को तो ये ऐसी हो गया है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इस टाइप का चीज हम उसमें पढ़ते हैं मैट्रिक स्पेस में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में आप लोग सब पढ़े हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप आगे से याद रखना कि जब भी दो ठो लाइन आपको दिखना हो तो ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ठीक है, कन्वर्ट किया जब जेमिनी से कि हमारे पास एक लैंग्वेज में क्वेश्चन था, दूसरे लैंग्वेज में हम लोग उसको कन्वर्ट करके रखे हैं साइड बाय साइड, तो वहां पे उस नोटेशन को मॉड वाले को डबल नोटेशन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर आपको आर दिया है, तब आपको फाइंड करना है उस वेक्टर को ही फाइंड करना है पूरा, ठीक है, क्लियर। आप कैसे करेंगे, जिनको एक बार ट्राई करना है वो पॉज करे हर बार और उसके बाद उसको ट्राई करे, ठीक है, क्लियर। तो वेक्टर जो है किसके साथ डिग्री बना रहा है, कौन, 45 डिग्री वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री, और आपको मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, क्लियर है। तो आपको वेक्टर फाइंड करना है, ध्यान से समझना। तो देखिए आपको जो जानकारी दिया है वो अल्फा के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। आपको लेकिन बीटा के बारे में जो वाई एक्सिस के साथ होता है उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि हमको बीटा के साथ जो जानकारी मिला है वो क्या है, कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ जब एंगल बनाता है तो उसको हम बोलते हैं गामा, वो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन बहुत यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जो जो चीज है वो हम निकाल लेते हैं। एल हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिए है, लेकिन हमारे पास एम, एम मतलब cos 45 डिग्री, ठीक है। सो एम की वैल्यू 45 डिग्री से क्या आ गया, 1/√2, क्लियर है। वैसे ही गामा फिर इसमें लगा देते हैं cos गामा, तो वो क्या देता है हमको, एल एम और एन, तो cos का 60 डिग्री, तो एन की वैल्यू cos 60 डिग्री 1/2, क्लियर है। तो दो चीज पता है तो तीसरा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है, क्लियर है। ये जो रिजल्ट है वो हमको हमेशा से पता है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्लियर। तो इसका यूज कर लेते हैं हम, एम मिल गया, एन मिल गया, हमको एल यहां से मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। तो चलिए फाइंड करते हैं एल स्क्वायर एज इट इज, और यही सेम चीज क्या है ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, सेम है ना। एल स्क्वायर, एम स्क्वायर की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2, एन स्क्वायर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन, यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 4 और यहां से आएगा आपका 3/4 इक्वल टू 1, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये उधर चले जाएगा 1 माइनस 3/4, एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1/4। तो अब हमको सिर्फ एल चाहिए, तो एल की वैल्यू आ गई स्टूडेंट प्लस माइनस 1/√2। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ताकि सिली मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया। अब ध्यान से समझना, आपको एल भी मिल गया, आपको क्या मिल गया, एल भी मिल गया, एम भी मिल गया और एन भी मिल गया, तो क्या इसके बाद वेक्टर लिखना आसान है। तो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद जो मैं वेक्टर एल वेक्टर, हाँ इसके बाद जो मैं वेक्टर लिखूंगा ये वेक्टर आर कैप, ठीक है, आर कैप जो वेक्टर जो हम लिखेंगे केवल आर कैप ही लिखाएगा, क्यों, आर वेक्टर नहीं लिखाएगा, ध्यान से समझना, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं वो है एल एम एन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो 1 आएगा, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम ये लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारा एल क्या है, प्लस माइनस 1/√2, एल के साथ चिपका दो आई,
फिर हमारा m क्या है, m हमारा है 1/√2, तो सिर्फ प्लस 1/√2 और j का केप, ठीक है। और n हमारा क्या है 1/2 और k केप, क्लियर है। लेकिन अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो आंसर मिल नहीं रहा है, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अपने को कैसे मिलता है, जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। लेकिन उस वेक्टर को बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ और नंबर से बड़ा गुना करते जाएंगे तो वेक्टर होते जाएगा बड़ा सेम। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा, जब हम भाग दिए हैं तो ये आया है, तो हम भाग नहीं देना चाहते हैं, तो उस भाग को हटाने के लिए ये वेक्टर के नीचे में क्या था, ये कैसे आया था, आर केप कैसे आया था, आर वेक्टर अपॉन उसी का डिटरमिनेंट। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। यहां से मैं इसको हटाता हूं, पहले देखिए एक बार और दूसरे तरीके से ट्राई करता हूं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आर केप है वो मेरे को मिला कैसे है होगा, क्योंकि मैं आर केप कॉन्फिडेंटली क्यों लिख पाया कि आर केप ही होगा, क्योंकि मैं जो डाटा यूज किया हूं वो LMN वाला यूज किया हूं, तो मतलब वो तो होता ही है वही कि वो डायरेक्शन कोसाइंस है, उसके रिस्पेक्ट्स में जो वेक्टर लिखते हैं हम आई जे के लगा के, एल के साथ आई, एम के साथ जे और एन के साथ के लगा के, वो यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन यूनिट वेक्टर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन मेरे को तो आर वेक्टर चाहिए, अगर ये बोला होता कि यूनिट वेक्टर फाइंड करिए करके, देन यूनिट वेक्टर आर विल बी ऐसा बोला होता तो आपको ये आंसर मिलता, ठीक है। लेकिन आपको सिंपल वेक्टर पूछा है, तो ये मेरे को सिर्फ ये चाहिए, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, चलेगा। इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये तो नंबर है ना, नंबर को गुना कर सकता हूं, तो मेरे को क्या मिल गया, आर वेक्टर मिल गया, इसीलिए वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। उसका यूज इतना ही है। आपका जो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप उसके मैग्नीट्यूड से उस यूनिट वेक्टर को, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर मिला है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, हमको क्या मिला है स्टूडेंट, 8 मिला है। और वेक्टर को अच्छे से फिर लिखते हैं, प्लस माइनस 1/√2 का आई केप, प्लस 1/√2 का जे केप, और प्लस 1/√2 का के केप, ठीक है। अब 8 को मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 4 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला 2 से नीचे वाला √2 कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर √2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का √2। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सेम कहानी, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस आ रहा है, 4√2 जे कैप, और यहाँ पे डायरेक्ट भाग चले जाएगा 2 से 8 में 4 बार, तो 4 के केप। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो पूछा गया है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है। प्लस माइनस केवल एक ही जगह है आई वाले में, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, कट गया। सेकेंड वाले ऑप्शन में प्लस माइनस 4√2 आई प्लस, हाँ ये, तो सेकेंड बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट, ठीक है। केवल आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। m के किस मान के लिए स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर 10i प्लस 3j 12i माइनस 5j एवं mi प्लस 11j बिंदु संरेख है, ठीक है, संरेख है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, आर द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 10i प्लस 3j और समथिंग एंड समथिंग कोलिनियर। 3 पॉइंट दिख रहा होगा स्टूडेंट आपको, 3 पॉइंट, ये पहला पॉइंट पोजीशन वेक्टर बता रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीनों पॉइंट को देखिए। मैं फिलहाल इसको इस तरीके से मार्क करते हैं, या पहले लाइन बना लें, नहीं पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए, दूसरा पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी, और तीसरा पॉइंट को मैं मान लेता हूं सी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो आपको मिला है स्टूडेंट, ये 3 वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान से समझना। तो पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास ओरिजिन पड़ा होगा, उस ओरिजिन से इसको हम जोड़े तो ये हमको
जो वेक्टर मिला उसको हम बोले हैं उसका पोजीशन वेक्टर, वैसे ही बी का पोजीशन वेक्टर और वैसे ही सी का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर उसको अच्छे से लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपको क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है आपका 10i प्लस 3j। तो ये हो गया आपका, इधर लिख देता हूं मैं 10i प्लस 3j। ठीक है। बी का पोजीशन वेक्टर है 12i, ऊपर लिखते हैं 12i माइनस का 5j। ठीक है। और लास्ट वाला का है इन टर्म्स ऑफ m, m का i और प्लस 11 का j। अब ये तीनों कोलिनियर है ऐसा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो कोलिनियर होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इस तीनों से होकर एक ही लाइन जाना चाहिए, ऐसा वो पूछ रहा है। इन तीनों से होके एक लाइन जाएगा, मतलब ये तीनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन एक ही है। दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि सर हम तो पढ़े हैं कि दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट हमेशा कोलिनियर हो जरूरी थोड़ी है। अगर इस पॉइंट का पोजीशन ऐसे है तो चले गया सीधा, लेकिन ये पॉइंट तीसरा वाला को यहाँ कर दूं तो अब लाइन से थोड़ी हो के जाएगा, ये एक लाइन में ये रहेगा, ये दूसरी लाइन में है, तो ये कोलिनियर नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस तरीके का कॉन्सेप्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो चीज है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे जो भी दिया रहता है वो पोजीशन वेक्टर दिया रहता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे वेक्टर बनाने में। सबसे पहले हम लोग वेक्टर बनाते हैं ए बी वेक्टर। ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब हो रहा है कि ध्यान से समझना इस चीज को, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैं बना रहा हूं स्टूडेंट ऐसे, भले वो बड़ा है, लेकिन अब बताओ वेक्टर में इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड, और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है उसका डायरेक्शन। तो अब आप मेरे को बताओ ये दोनों जो वेक्टर है ये कोलिनियर है कि नहीं? तो ये कोलिनियर है। कैसे? इन दोनों का जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, इसको मैं ऐसे लाऊंगा तो देख लो छुप गया, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसे कर देता, ऐसे थोड़ा सा भी इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता, ध्यान से समझना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने लायक, तो अब ये कोलिनियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिर से वापस जाता हूं, यहां पे अगर पहले इसको समझ लो, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से समझना, ये वेक्टर मेरा ए है, ठीक है, और ये वेक्टर मेरा बी है। मैं इतना श्योर हो गया कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अब मैं बोल दूंगा कि ये कोलिनियर है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस छोटे वाले वेक्टर से मैं बड़ा वाला वेक्टर फाइंड कर लूंगा। मान लो इस बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मेरे को पता चल गया। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड मैं मानता हूं कि 20 है। ठीक है, अब वो कोई भी हो, लेंथ होगा तो लेंथ लिखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड, ये छोटा वेक्टर दिख रहा है तो कितना है? 5 है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के हैं, तो इसी को बोलते हैं कोलिनियर है। तो मैं इससे ये कैसे फाइंड कर सकता हूं? देखो, मैं अगर इस वेक्टर में ये जो मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें मैं 4 गुना कर देता हूं, तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं, कांस्टेंट मैं पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हूं, तो इसका भी डायरेक्शन अभी भी वही है जो ए वेक्टर का था, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 गुना बढ़ गया ए के मैग्नीट्यूड का। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 है, तो टोटल क्या हो गया? 20। तो मतलब मैं जब ऐसा किया तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा के इसके बराबर कर लिया, तो ये सेम वेक्टर मिल गया। तो इसी टाइप की चीजों को बोलते हैं कोलिनियर। और कोलिनियर का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को मल्टीप्लिकेशन, इसके एक को दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। छोटा चाहिए तो ये 4 की जगह मैं 1/4 कर देता, तो मैं उसको स्केलिंग कर सकता हूं। जैसे ये पेन है और एक ये उंगली है, ठीक है,
तो पेन बड़ा है लेकिन डायरेक्शन सेम है दोनों का। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें कुछ बड़ा चीज मल्टीप्लाई करके इसके लेंथ को बढ़ा सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, डायरेक्शन सेम होना था। वो डायरेक्शन सेम मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो पहले 3 पॉइंट से आप 2 वेक्टर बनाओ। तो क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही हमेशा दिया रहेगा, तो अब बताओ AB वेक्टर कैसे बनेगा, ठीक है। AB वेक्टर हमारा कैसे बनेगा, देखो AB वेक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर, PV लिख रहा हूं। पोजीशन वेक्टर आप पीछे वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला A, ये है। तो हमारा जो वेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इसका, तो पूरा पहले कर देता हूं मैं, आप शॉर्टकट चल सकते हो। 12 माइनस 5 का J माइनस का इधर का आपका आ गया 10 का I कैप और प्लस का 3 का J कैप, ठीक है। अब माइनस करो, 12 में 10 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2I कैप हो जाएगा, 2 का I कैप और माइनस है और यहां से भी माइनस है, तो ओवरऑल माइनस का 8J, ठीक है। ये मेरे को एक वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर, ये M अननोन है, हमेशा जब भी इस टाइप का अननोन फाइंड करने का आए तो उसको एक ही बार शामिल करना है, उसको 2 बार शामिल नहीं करना है। ये अच्छा डाटा था, ये अच्छा डाटा था जिसमें दोनों के दोनों पूरा दिया हुआ था, IJ के साथ कोफिशिएंट 10, 12, 5 ऐसा करके, लेकिन यहाँ पे M है। अब मैं क्या करूंगा, B से C वेक्टर फाइंड करूंगा। आप कुछ भी कर सकते हो, B से C वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो, कोई स्टूडेंट A से C वेक्टर फाइंड करना चाह रहा है तो भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक बार 2 को और एक को छोड़ के तीसरे को, तो तीनों शामिल हो गया, ठीक है। तो तीनों शामिल हो गया, लेकिन इस M वाले को 2 बार शामिल मत करना। कोई बच्चा C से B लिखा और C से A लिखा तो वो गलती कर रहा है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग लिखते हैं A से B लिख लिए, अब हम लोग लिख लेते हैं A से C वेक्टर। तो सेम इसका माइनस ये होगा स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर C का माइनस पोजीशन वेक्टर A का, तो यहां से क्या हो जाएगा M माइनस 10, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं M माइनस 10 I का केप। वैसे ही 11 माइनस 3 J केप, तो 11 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 8 का J केप, ठीक है। ये दोनों चीज आ गया। अब इधर का चीज मैं इरेज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, कि अगर ये कोलिनियर है, ये बोल रहा है कि अगर ये कोलिनियर होंगे तब M का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमको कोलिनियर है ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हुआ ना कि हमारा जो B वेक्टर था यहाँ, वो कैसे निकला था, हम A वेक्टर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए 4। इसी को हम पढ़ेंगे कि B वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। अगर ऐसा मैं लिखने में कैपेबल हूं, ऐसा मैं लिख पा रहा हूं, मतलब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, समझ में आ गया। तभी तो मैं लिख पा रहा हूं, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, एक ही साइड में है। और अब बात आता है कि सर ये अलग अलग दिख रहा है, भले पैरेलल है, तो क्या होता है वेक्टर के केस में हम लोग काफी अच्छे से पढ़े हैं कि वेक्टर फ्री होता है, आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, इसका जो रोटेशन है वो चेंज नहीं करना है, एकदम सीधा दिशा वही रहनी चाहिए। तो वेक्टर फ्री होते हैं स्पेस में, आप उसको कहीं भी घुमा सकते, मतलब कहीं भी इधर से उधर पकड़ के ले जा सकते हो, घुमा सकते हो नहीं, पकड़ के ले जा सकते हो। जैसे ये है तो ऐसे करके मैं कहीं भी इसको ले जा सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा भी ऐसे किया मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हटा दूं, तो कुल मिला के क्या होता है कोलिनियर में, अगर आप उसको कांस्टेंट मल्टीपल में लिख पाए तो आपका काम बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कंडीशन याद रखना, हमेशा 3 पॉइंट दिया रहेगा, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाओ, ठीक है। और जो अननोन वाला है उसको एक ही बार लो। अब उसके बाद आगे का कहानी जो ये लिखा हूं, ठीक है, वैसी है, तो इसको मैं हटाते जाता हूं। तो ये वाला पोर्शन हम हटाते हैं, ठीक है, अब तक समझ में आ गया होगा, और यहाँ से अब बाकी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो हमको दोनों वेक्टर मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये कोलिनियर है तो हम AC वेक्टर को स्टूडेंट लैम्डा टाइप ऑफ AB वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर है मतलब दोनों का डायरेक्शन एकदम सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। क्लियर है, बाद में और डिस्कस करेंगे कि अपोजिट और हो सकता है, वो चलेगा, पर उतना भी नहीं जाते, फिर ऐसे में लगेगा कि और क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। ये मान के चलो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस लेंथ छोटा बड़ा होगा, ठीक है, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर की बात कर रहे हो। तो अब लिख दो स्टूडेंट जो जो चीजें है। तो हमारे पास AC वेक्टर आया है M माइनस 10 का I के और प्लस का 8J के, प्लस 8
जे कैप बराबर लेमडा, और लेमडा के साथ हमारा ए बी वेक्टर आया है 2 और -8, 2 और -8 मतलब 2i कैप माइनस 8j कैप, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूं यही पे, तो एक आ गया 2 लेमडा के साथ आई कैप और माइनस 8 लेमडा, 8 लेमडा के साथ जे कैप। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद देखना कि ये दोनों वेक्टर को आप कॉम्बिनेशन में लिख पाए, ठीक है, कॉम्बिनेशन में लिख पाए, मतलब ये बराबर भी दिखा रहा है, क्योंकि आप कैसे लिखे, एसी वेक्टर को मैं ए बी में कुछ लेमडा, चाहे वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या बटा वाला हो, रेशनल नंबर हो, ऐसा करके मैं उसके लेंथ को छोटा करना होगा तो छोटा करूंगा, बड़ा करना होगा तो बड़ा करूंगा, क्लियर है। लेकिन एट द एंड अगर मैं लेमडा को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए स्टूडेंट, बराबर हो गए। तो यहां से आई का कोफिशिएंट और इधर के आई का कोफिशिएंट बराबर होगा, और यहां से जे का कोफिशिएंट और यहां से जे का कोफिशिएंट बराबर होगा, लेकिन हमको लेमडा चाहिए होगा। तो ध्यान से देखना, हमेशा एक जगह m जो अननोन फाइंड करना है वो एक जगह रहेगा, अननोन जो है, क्लियर है। तो यहाँ पे अननोन i के साथ है, तो अभी i वाले को मत उठाओ, आप j वाले को उठाओ। यहाँ j का मान क्या है 8 और यहाँ j का मान क्या है -8 लेमडा। तो ऑन कंपेयरिंग हमको जो है j का मान, यहां से j का मान मिला है 8 और वहां से मिला है -8 लेमडा, तो कुल मिला के हमको लेमडा का मान क्या मिल गया, -1। ये इंपॉर्टेंट था, बस हमको हमेशा यही अननोन खोजना होगा कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है। अब सेम क्या हो जाएगा, m-10, इधर i का कोफिशिएंट, इधर i का कोफिशिएंट क्या है 2 लेमडा, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अब तो हमको लेमडा का मान मिल गया है ना, सो दिस इंप्लाइज m -10 और लेमडा का मान -1, तो टोटल कितना हो गया -2। अब 10 उधर गया तो +10 और -2 माइनस हुआ, तो क्या हो गया m = 8। तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट। तो m = 8 हमारा आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, सी में, ठीक है। तो थोड़ा भी सिली मिस्टेक करोगे तो आपको -8 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए सिली मिस्टेक से बचना है, तो वो कैसे होगा, बार बार प्रैक्टिस करना। जो चीज मैं बताया था कि ये जो है बार बार आएगा इस टाइप का चीज, उसका मतलब क्या है, ये सिंपल आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्लियर, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इधर भी कर लेना, चलो कर देता हूं। क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, तब तक स्क्रीन पे है, क्या है देखिए, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, दो वेक्टर है ए और बी, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2 आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है, cos थीटा बाई 2 फाइंड करना है। आपको दो यूनिट वेक्टर दिया है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1, ठीक। तो आपको cos थीटा बाई, और थीटा उनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो अब हम उसको फाइंड करना है, क्लियर है। तो हम कैसे करें, ठीक है। ऑप्शंस में आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शंस में आपको a प्लस बी, a माइनस बी टाइप की चीजें दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो शुरुआत कहां से करते हैं, देखिए आपको एक चीज क्या पता होता है, a डॉट बी, हम डॉट कॉस, क्यों कॉस जैसे हमको दिखा, तो कॉस कहां दिखता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो हमको कॉस दिख रहा है, तो हम पहले ए डॉट बी निकाल लेते, फिर आगे के बारे में देखेंगे। सो ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का थीटा। तो हमको थीटा दिया है इसलिए थीटा लिए है, कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 1 हो गया। तो हमको क्या पता चल गया स्टूडेंट कि ए डॉट बी का मान सिंपली क्या है, आपका कॉस थीटा है। तो इस चीज को हम समीकरण नंबर 1 रख के चलते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आपका अनुभव है कि आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का तरीका सीखेंगे, तो आप पहले कोशिश करो a प्लस बी से, आंसर जो है a प्लस बी से आएगा। अगर यहाँ पे साइन वाला चीज होता तो हमको a माइनस बी भी शामिल करना पड़ता है, ऐसा है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को समझना। हम ये करते हैं कि a प्लस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। ये सारा चीज मैं पढ़ाया हूं, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो एक चीज आपको याद रखना है कि कोई भी वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हो, कोई भी वेक्टर का स्क्वायर है ये, तो वो होता है उसके मैग्नीट्यूड की स्क्वायर के बराबर,
और वही होता है उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट के बराबर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे एक ही वेक्टर है, अगर मैं दो वेक्टर लेता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, अच्छे से लिखता हूं इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो क्या होता है उसी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है। और ये कैसे होता है, और एक तरीका, दोनों को जब आप डॉट कर दोगे उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट, तो हमारा वेक्टर ही दो टर्म्स में था ए प्लस बी, तो उसी का उसी के साथ डॉट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ते हैं तो उसका ये प्रॉपर्टी नंबर हम पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि भाई ये तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का खुद से ही डॉट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब डॉट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। तो ए का ए के साथ डॉट, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सब तो बराबर है। वैसे ही ए डॉट बी, और यहां से करेंगे तो बी डॉट ए, तो दोनों तो क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। हम ये जानते हैं कि ए को डॉट करें हम बी के साथ, या बी को डॉट करें ए के साथ, पोजीशन क्या होता है इममटेरियल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप कहीं से भी करो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो एक बार ए के साथ बी को करेंगे तो ए डॉट बी, और बी को के साथ करेंगे ए को तो बी डॉट ए, तो इसलिए टू टाइम्स ऑफ बी डॉट ए डॉट बी, और बी का बी के साथ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से ये हो जाएगा। तो आपको तो पता है ना कि मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी क्या दिया है आपको, 1 1 दिया है, तो यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1, तो टोटल 2, 2 प्लस ए, 2 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, और ए डॉट बी की वैल्यू क्या आया है पहले ही हमको मिल गया कॉस थीटा, तो ओवरऑल क्या हो गया 2 प्लस 2 कॉस का थीटा, ठीक है। ये किसका चल रहा है, हम मैग्नीट्यूड को ए प्लस बी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए माइनस बी के साथ भी आप सॉल्व करके देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन साइन में दिया है तो हमको ए माइनस बी वाला आंसर मिलने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, हमको क्या करना है कहीं ना कहीं सब मल्टीपल एंगल इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्लियर है ना। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उधर 2 थीटा होता है तो वहां पे थीटा आता है, तो यहाँ थीटा है तो उधर किधर आएगा थीटा बाई 2, तो यहाँ से आएगा इसका मान 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। आप खुद देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया टोटल 4 आ गया, तो यहाँ से हो गया हमारा ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 4 को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। सो 1/4 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई बस 2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 1/2, लेकिन हमारे पास आंसर में एक ही है, तो 1/2 ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बाकी आप कर लेना, सिंपल सा कैलकुलेशन बच्चा है ना, यहाँ से स्क्वायर रूट बस लेना है, स्क्वायर हटाना है। क्लियर। तो ये है आपका करेक्ट आंसर कौन सा, ए प्लस बी। तो इसलिए मैं हिंट दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट साइन वाले में आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन आता तो उसकी पॉसिबिलिटी होती कि वो ए माइनस बी वाले में आता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर, अभी पूरा वेक्टर दिया, पोजीशन वेक्टर नहीं बताया, तो सिर्फ उसके सामने आई जे के लगाओ, वेक्टर बन गया। इफ ए इक्वल टू 2 1 1 2 1 minus 1, b equal to 1 minus 1 0, and c equal to 5 minus 1 1, then what is the unit vector? Then what is the unit vector parallel in the opposite direction to a plus b minus c? ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर और अपोजिट करके, what is the unit vector parallel एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये होता है स्टूडेंट, अगर मेरा ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर इसमें कोई भी माइनस चीज मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेक्टर सेम रहता है, अलग हो जाता है, लेकिन इसका डायरेक्शन बस बदल जाता है। इसलिए दोनों वेक्टर सेम नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो इधर जा रहा था तो अचानक से पलट गया। क्यों पलट गया? क्योंकि वो
माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल तो है लेकिन एंटी, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह जस्ट उल्टा है, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए पहले तो आप वेक्टर बनाओ जो दिया है उससे, आपको ए वेक्टर बनाना है, तो एक वेक्टर में क्या हो गया 3D में दिया है, तो 2 के साथ आप लगा लो आई कैप, फिर +1 1 के साथ जे कैप, और फिर माइनस का के कैप, ये ए वेक्टर बन गया हमारा। वैसे ही आप बना लो बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर ना, बी कैप नहीं, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1, सो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 का के कैप, ठीक है। वैसे ही सी वेक्टर बना लो, सी वेक्टर हो गया आपका 5 का आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ये बना लिया आप। देन व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल एंड, पैरेलल फाइंड करना है आपको यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो पैरेलल हो, किसके, इसके पैरेलल हो, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो। बहुत सारा चीज एक साथ बोला है पर है कुछ भी नहीं, ध्यान से समझना। आपको कौन सा वेक्टर करना है, ये वेक्टर है, ठीक है, इसी के पैरेलल खोजना है, तो इसी के पैरेलल ये खुद है, उसी को मानो a प्लस बी माइनस सी, मतलब आपको वही फाइंड करना है, क्योंकि कोई लाइन खुद से क्या होता है, पैरेलल तो होता है ना, क्लियर है। तो हमको यही खोजना है, पैरेलल का बात कर रहा है, परपेंडिकुलर का बात नहीं कर रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो यूनिट वेक्टर तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, ये वेक्टर मेरे को मिल गया, मैं क्या निकालूंगा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी मैं निकालूंगा, और उसी के मैग्नीट्यूड से मैं नीचे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन गया यूनिट वेक्टर। लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, मेरे को डायरेक्शन इधर चाहिए, तो मैं एक माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो वो फाइनल आंसर आपको बता देगा, समझ में आ गया। ये है मेरा वेक्टर, समझो इसको मैं कैसे फाइंड किया, a प्लस बी माइनस सी, सबका वैल्यू आपके पास है, ठीक है। अब मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो उसी का मैं मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसको नीचे कर दिया, लेकिन इससे काम नहीं बना। पैरेलल तो मैं बना लिया, लेकिन वो बोल रहा है एंटी पैरेलल, तो मैं क्या किया, माइनस का गुना कर दिया, तो ये आ गया इधर, अपना मुंह चेंज कर लिया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट, क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए हम सबसे पहले जो वो बोल रहा है उसको निकालते हैं। वो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी है ना, 2 और 1 3, 3 में जब आप 2 घटाओगे तो माइनस का 2i वेक्टर, ठीक है। ए प्लस बी 0 हो गया ये, ठीक है, और ये माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस का जे वेक्टर, ये और ये माइनस का 1 के, और यहां से फिर माइनस लग जाएगा, तो ओवरऑल माइनस का 2 के कैप, क्लियर है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका कौन सा, a प्लस बी माइनस सी वेक्टर। लेकिन इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, इसके पैरेलल खोजना है, तो ये खुद पैरेलल है, लेकिन यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो आया है उसी के मैग्नीट्यूड को निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो उसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 1 का स्क्वायर 1, और फिर से -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8 और 9, तो 9 से क्या बाहर आ गया 3, अच्छा नंबर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3। अब अगर स्टूडेंट मेरे को ए कैप खोजना है, ध्यान से समझना, यही पे कहानी है, सॉरी ए कैप नहीं, उसको ऐसे लिखता हूं, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये वेक्टर अगर मैं खोजता हूं जो उधर ही जा रहा है, ठीक है, अगर मैं इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस सी, ये क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में जब मैं लिखूंगा तो मैं सिंपल लिखूंगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, बट इसके बट्टा में इसका डिटर्मिनेंट जो मैं निकाल चुका हूं 3 आया है, तो ये आंसर आ गया मेरा, क्या लिख दो, बटा में क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 को बाहर लिखते हैं, और ये क्या आया है आपका, ये आया है माइनस का 2i प्लस जे और माइनस का 2k अपॉन 3, लेकिन आपको आंसर मिलता हुआ नहीं दिखेगा स्टूडेंट, ठीक है, आपको लगेगा ये वाला आंसर मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जहां माइनस है वहां प्लस है, जहां प्लस है वहां माइनस है, क्लियर है। तो वैसा होना ही था, क्योंकि जब भी हम किसी भी वेक्टर को पकड़ते हैं, ये वेक्टर था वही, ठीक है, कौन सा वेक्टर था, ये वाला वेक्टर था मेरा वही, a प्लस बी प्लस माइनस सी, उसी के मैं मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया, तो उसी की दिशा में हो सकता था इसका जो मैग्नीट्यूड है 10 रहा होगा, तो उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दिया तो वो छोटा हो गया, यूनिट हो गया, उसका यूनिट लेंथ हो गया यूनिट, लेकिन उसी दिशा में है।
लेकिन ये बोल क्या रहा है, नहीं भाई आप ऐसा खोजो उल्टा वाला, तो उल्टा वाला के लिए बस इसमें माइनस गुना कर दो तो हो जाएगा स्टूडेंट। सो यूनिट वेक्टर अपोजिट टू ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के सामने आप एक माइनस लगा दोगे, ठीक है, तो माइनस का 2i प्लस का जे केप और माइनस का 2k अपॉन 3, ठीक है। सो दिस इक्वल टू माइनस जाएगा तो 2i प्लस में हो गया, माइनस का j हो गया और प्लस का 2k हो गया और नीचे में तो 3 रहेगा ही, तो आ गया अब आंसर स्टूडेंट। ये वाला कौन सा वाला, सी वाला, 2i माइनस जे प्लस का 2k ऐसे करके। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यदि ए बी बराबर ए तथा बी सी बराबर बी दोनों वेक्टर है तो बी डी किसके बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो बहुत अच्छा चीज मिल गया अपने को। इफ ए बी इक्वल टू ए वेक्टर एंड बी सी इक्वल टू बी वेक्टर देन व्हाट इज बी डी, ठीक है, क्लियर, ध्यान से समझना। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, अच्छे से इन सब चीजों को हम पढ़े हैं। देखते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम है या नहीं, अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो हम इससे बनाते हैं लाइन से। यहां से हम लाइन लेते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट। पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक भुजा दूसरा भुजा पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है, तो आपस में ये इस तरीके से, ठीक है, पैरेललोग्राम थोड़ा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, तो पैरेललोग्राम बहुत अच्छा होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये ए बी सी डी भाई एक अच्छा वाला चीज है, ए बी सी डी एक अच्छा वाला चीज है जो पैरेललोग्राम है। ए से बी मेरा ए वेक्टर है और क्या दिया है, बी से सी, कहाँ है, बी से सी दिया है ना, बी से सी मेरा बी वेक्टर है, क्लियर है, बी से सी, हाँ बी से सी बोल रहा है ना, हाँ बी वेक्टर है। देन बी डी क्या होगा पूछ रहा है, ये बी डी क्या होगा है वो पूछ रहा है, बी से डी क्या पूछ रहा है। अब पहले बी डी पे तो बाद में आते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है, मतलब मैं इस लाइन को ध्यान से समझना, इस लाइन को अगर ये वेक्टर होगा तो इसके ऊपर लाऊंगा तो छुप जाएगा, अभी नहीं छुप रहा है क्योंकि मैं हाथ से बनाया हूं तो उतना अच्छा नहीं बना है, समझ में आ गया। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एकदम सेम है, लेकिन कैसे सेम है, अगर मैं एरो ऐसे लगाता हूं ए से डी की ओर तो मेरे को ये भी वेक्टर बी मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको, क्योंकि सेम कहानी हम यहाँ पे कर रहे थे, ये वेक्टर को पकड़ के यहाँ लाऊंगा तो एकदम सेम है, बी ही क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये और ये भुजा की लंबाई सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन भी इधर लगा दिया तो वो सेम वेक्टर बन गया, इसलिए मैं इसको बी वेक्टर लिख सकता हूं। अब इसके बाद बात आती है स्टूडेंट कि हमको पैरेललोग्राम का एक अच्छा प्रॉपर्टी पता है कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जब देखते हैं तो ये वाला जो आपका डायगोनल है वो a प्लस बी बताता है और ये वाला जो डायगोनल है वो आपका बताता है a माइनस बी, ये अच्छे से हम पढ़े हैं, ठीक है, क्लियर, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऐसे जाएगा स्टूडेंट, तो ये बताता है आपका a प्लस बी। तो क्या इसके बारे में पूछा है, AC के बारे में पूछा है क्या, नहीं, वो तो BD के बारे में पूछा है। अब दूसरा जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है वहीं से याद करते हैं, यहां से ऐसे आता है, इधर से ऐसे आता है, वो वाला हमको देता है a माइनस बी, तो मेरे को यहां से पता चल गया कि मेरा DB जो डायगोनल है वो दे रहा है सर a माइनस बी, क्लियर है, यहां तक एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये जो है D से B, A से C जो डायगोनल होता है जिसको बोलते हैं को टर्मिनल्स वेक्टर, यहीं से निकल रहा है दो वेक्टर, तो हम हमेशा पैरेललोग्राम बना सकते हैं और वो पैरेललोग्राम का जो मेजर डायगोनल जाता है वो देता है दोनों का एडिशन, और इधर वाला जो माइनर डायगोनल होता है यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, वो देता है a माइनस बी, दोनों का सब्सट्रैक्शन। उसको हम प्रूफ सब अच्छे से देखे, लेकिन क्वेश्चन में क्या डीबी पूछा है क्या, नहीं, क्वेश्चन में सर ए बी डी पूछा गया है, मतलब अगर मेरा ये वेक्टर है आपका क्या डी से बी और डी से बी मेरे को क्या मिला है a माइनस बी, तो मेरे को पूछा गया है b से a, तो इसको मैं सेम रखा लेकिन पलट दिया ऐसे,
तो पलट दिया तो क्या आ गया, बी इधर आ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ऐसे पलट दिए, समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसको पलटे तो आपको क्या मिल गया, एक माइनस बस लगाना पड़ा, क्लियर है ना। इसको जब मैं ऐसे पलटूंगा, इसको जब मैं ऐसे पलटूंगा, ये हमको जो मिला है वो डी से बी है, लेकिन इसको मेरे को बी से डी बनाना है, ऐसे बनाना है, तो क्या होगा, माइनस का एक साइन लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का ए और प्लस का बी है वेक्टर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, एक बार और सुनना रिवाइज करा के तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा हो गया ए माइनस बी, लेकिन इधर से उल्टा जाऊंगा तो माइनस करता हूं, इसी को एंटी पैरेलल लाइन बोलते हैं। कांस्टेंट जो है, फिर से सुनना, अगर कोई वेक्टर ए है, इसमें मैं 2 3 4 गुना करूंगा तो मेरी ये वो नहीं है कैपेबिलिटी कि मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, 2 किया 3 किया 4 किया, अभी भी उसका डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, 1/2 1/4 किया, अभी भी डायरेक्शन उसका ए डायरेक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम कर पा रहा हूँ। लेकिन कहीं पे भी अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैं उसके मैग्नीट्यूड को अगर -2 कर दिया, तो अभी भी मैं उसके मैग्नीट्यूड को 2 से बढ़ाया, लेकिन उसको पलट दिया, वो ऐसे जा रहा था वो अब ऐसे जाने लग गया। तो माइनस सिर्फ कितना काम कर पाता है गुना करने पर, जस्ट अपोजिट पलट पाता है। तो इसलिए यहाँ पे यहां से यहां गया तो ये एक माइनस लग जाएगा, तो माइनस का ए प्लस माइनस माइनस प्लस का बी, तो ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखते ही क्वेश्चन होना है, अभी हमको एक एक चीज डिस्कशन के साथ कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, क्लियर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी, यहाँ पे ए है, उस वाले क्वेश्चन में एम था, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, सेम क्वेश्चन 8 आया था ना अभी आंसर, आई थिंक इसका डाटा सेम होगा, एक बार मिला लेना है ना। तो 2 क्वेश्चन सेम है, जिसमें वहां एम है यहाँ ए दे दिया है, ठीक है, ए है या अल्फा होगा जो भी है, ठीक है, ए ही है शायद, हाँ क्लियर। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, अच्छा है कि सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, अभी 12 क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 3 यूनिट। ये वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 होना चाहिए बोल रहा है, तो आपको P का मान क्या लेना है ये बोल रहा है। तो देखिए कोई भी वेक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग ए वेक्टर ले लेते हैं, ध्यान से समझना, ये जो है हमारा ए वेक्टर है, वो कैसा है, एक नंबर मल्टीप्लाई है उसमें P कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, P कांस्टेंट है, और ये है आपका 2i माइनस का j और प्लस का 2k, ये है, ठीक है। अब इसको आप भूल जाओ पहले, तो अगर ये 2 होता स्टूडेंट, मान लो ये 2 होता, तो 2 को मैं बगल में रखता, 2 को मैं बगल में रखता, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालता, ध्यान से समझना, इसका मेरे को जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं जबरन का इसको और गुना नहीं करता, जितना मैग्नीट्यूड आएगा उतने में तो 2 गुना होगा, तो 2 को मैं बाहर ही रखता मान लो, और यहाँ पे क्या होता, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो क्या हो गया, 2 गुना अंदर से आया, 9 से निकल के 3 2 तिया 6, ठीक है। अगर मान लो इस जगह पे P का मान -2 होता, P का मान लो -2 होता निगेटिव में, लेकिन मेरे को तो पता है ना कि यहाँ पे -2 लिखा है, तो अब मैं कैसे निकालता मैग्नीट्यूड इसका, ये -2 तो काम नहीं आता भाई, मैं उसको मॉड के अंदर रखता, क्योंकि मैग्नीट्यूड लंबाई है, लंबाई का भी निगेटिव नहीं होता, तो ये कर दिया, फिर से वही निकालता 4 1 4, तो क्या आता, फिर से 2 गुना 3 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे P दिया है, उसको मैं यूज जस्ट बाहर में रख के करूंगा, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड निकलेगा उसको मेरे को कितना करना है, 3 करना है, तब मैं P को क्या लूं, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैं नंबर से बताया, तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा, A का मैग्नीट्यूड, तो मेरे को थोड़ी पता है कि P का मान पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो मैं मॉड में लेके चलूंगा उसको, कि भाई मॉड में रहा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव था, एक बार 2 लिए थे तब भी उतना ही आया था 6, और -2 लिए थे तब भी 6 आया था, इसलिए हम मॉड में लेंगे। छोटा छोटा चीज है जो आपको ध्यान रखना है, कई बार आगे बताता हूं मैं जब क्वेश्चन होगा तब। तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और फिर से 4, सो A का मैग्नीट्यूड बराबर मॉड के अंदर P, और ये क्या हो जाएगा, यहां से निकल गया 3। लेकिन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ये 3 हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो इसकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट 3, सो मॉड का P, यही तो पूछ रहा है ना वो, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है हमसे कि P का मान क्या होगा जब इसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 रख दिए, तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मॉड P का मान 1,
ठीक है, तो यहां से कंक्लूड होता है कि p का मान +-1 दोनों हो सकता है स्टूडेंट। इसीलिए मैं आपको मॉड को आपको आराम से हैंडल करना है और केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 नहीं दिया रहता, -1 दिया रहता, तो वो भी आंसर सही था। लेकिन अगर आप p को ऐसी लेके चलते तो 3 और 3 को कटा देते और a, और यहाँ पे d ऑप्शन में नन ऑफ द अबव होता तो आप नन ऑफ द अबव मार के चले जाते, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर किसी में मैं 2 गुना किया हूं तब भी उसका मैग्नीट्यूड 2 ही से ही गुना होगा, लेकिन मैं -2 किया हूं तब भी उसका मैग्नीट्यूड 2 से ही गुना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं करता। तो अगर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो भी इसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, अगर यहाँ पे -1 रखूंगा तब भी उसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, क्योंकि वो तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होके जुड़ता है ना। क्लियर है? तो ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और कितना बचा है, मतलब 12 क्वेश्चन हुआ है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ये गुणन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डायगोनल्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कितना हुआ है हमारा लेक्चर। हाँ, ओके, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन हो गया है, इसको देखो। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स 3i + 6j - 2k एंड 4i - j + 3k आर कंसिडर्ड, देन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी। ये जो दोनों सदिश है स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला, ये एक चतुर्भुज का विकर्ण हो ऐसा आपको मानना है, ठीक है। तो अब ये किस टाइप का चतुर्भुज का विकर्ण हो सकता है वो चीज हमको, और ऑप्शन में क्या दिया है, वर्ग, स्क्वायर, समचतुर्भुज, रोम्बस, आयत, रेक्टेंगल और नन ऑफ द एबव, केवल आपको विकर्ण दिया है। तो हम फिलहाल, हमको नहीं पता है कि क्या है वो चीज, तो हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास जो डायग्राम होता है वो है स्क्वायर का, ठीक है, पर हमको वैसा नहीं लेना चाहिए, हम लोग लेते हैं सिंपल, हमको नहीं पता है, हम रैंडम डायग्राम लेते हैं कि वो कुछ भी होगा, ठीक है। ये है चतुर्भुज, हम बना देते हैं रैंडम, ठीक है। क्लियर है? कैसे भी चतुर्भुज हो, तिरछा, आड़ा, ये, ठीक है। पैरेललोग्राम भी है, ऐसा भी नहीं बोल रहे, ठीक है। और आपको दिया क्या है वो चीज, आपको 2 डायगोनल दिया है, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, ठीक है। तो दोनों डायगोनल आपको दिया है, तो हम दोनों डायगोनल को लिख लेते हैं। तो दोनों डायगोनल की वैल्यू हमको दिया है वेक्टर टर्म में, तो एक डायगोनल इसको हम मान लेते हैं d1 वेक्टर और इसको मान लेते हैं d2 वेक्टर, यही दिया है ना डायगोनल। तो चलिए d1 ले लेते हैं। सो d1 वेक्टर पहला वाला जो दिया है उसको d1 मान लेते हैं, क्या है, 3, 6 और 2 माइनस का 2, 3, 6 और माइनस का 2, ठीक है। के सब में केप लगा है, पर केप मैं नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। उसके बाद 4 - 3, 4 - 3 और माइनस का प्लस का 3k, ये जो है स्टूडेंट आपका डायगोनल है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अच्छा चीज दिया है स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, तीनों के चीज में अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तब जाके चलेगा। अब इसमें किसके टर्म्स में वो बात कर रहा है, डायगोनल के टर्म में। तो अब आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल में ऐसा क्या क्या खासियत होता है, अलग अलग, क्या के लिए, फिगर के लिए, कि आपका स्क्वायर है तो क्या होगा, रोम्बस है तो क्या होगा, रेक्टेंगल है तब क्या होगा। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट, स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को जो काटते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। एक दूसरे को जो काटते हैं वो कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री की पे काटते हैं। लेकिन आयत के केस में 90 डिग्री नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप सिंपल देख लोगे बना के। स्क्वायर क्या होता है, चारों भुजा बराबर, सभी भुजा के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्लियर? रेक्टेंगल क्या होता है, चारों भुजा के बीच, मतलब दो दो का जो एंगल है वो 90 डिग्री, बट एक साइड लंबा होता है एक साइड छोटा होता है, चारों भुजा बराबर नहीं होता है, ठीक है। मतलब आमने सामने का भुजा बराबर होता है लेकिन लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है दोनों का। क्लियर है? सिंपल है आयत। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन एंगल दो दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये उसका फिगर है मेन। अब फिर से सुनना, डायगोनल रोम्बस और स्क्वायर के केस में कहां पे काटता है, 90 डिग्री पे। डायगोनल जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है। ये सिर्फ किसके लिए होता है, स्क्वायर के लिए भी होता है और किसके लिए भी होता है, रोम्बस के लिए भी होता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? 90 डिग्री पे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये एक कंडीशन है।
तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री ये एक दूसरे के ऊपर काट रहे कि नहीं? तो हमको डॉट प्रोडक्ट का एक अच्छा सा चीज पता है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम देखते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है क्या। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो हमारे लिए कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि दोनों चीज में से कुछ हो सकता है, ये ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं स्टूडेंट कि D1 डॉट D2, सॉरी D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर, D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर। तो देखो यहीं से करते हैं, I का गुना I वाले के साथ होता है डॉट में, 3 और 4 का गुना 12, 6 और इसका गुना माइनस का 6 और यहाँ से भी माइनस का 6। अरे ये तो अच्छा हो गया, 12 माइनस 6 0 हो गया। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि ये अब रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे काट रहा है ये दोनों डायगोनल, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन अब ये 90 डिग्री तो दोनों में बनता है भाई, स्क्वायर में भी बनता है और रोम्बस में भी बनता है, समचतुर्भुज में भी बनता है और वर्ग में भी बनता है। तो अब कैसे क्लेम करें? अब दूसरा चीज, छोटा छोटा चीज आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। अब ये होता है कि स्क्वायर के केस में स्टूडेंट ये जो डायगोनल बनता है, ध्यान से समझना, स्क्वायर के केस में जो डायगोनल बनता है ना, दोनों डायगोनल का लंबाई सेम होता है। तो लंबाई वेक्टर के केस में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, D1 का भी मैग्नीट्यूड और D2 का भी मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो वो स्क्वायर हो जाता है। लेकिन रोम्बस के केस में ये जरूरी नहीं होता है, दोनों का डायगोनल 90 डिग्री पर काटता है ये जरूरी होता है, लेकिन दोनों का लेंथ, दोनों डायगोनल का लेंथ, ये चारों भुजा बराबर होता है, वो दोनों केस में होता है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके भी चारों भुजा बराबर, इसको भी चारों भुजा बराबर, ठीक है, लेकिन इसके डायगोनल भी बराबर, लेकिन इसके डायगोनल बराबर हो जरूरी नहीं है, नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? ये सबसे टाइट कंडीशन है, सबसे मेन। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। सो D1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं स्टूडेंट। D1 का मैग्नीट्यूड 3, 6 और 2, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 और 9 49, 49, 49 से क्या आ गया? 7। अगर D2 भी 7 आ गया तो वो बन गया स्क्वायर, और D2 7 नहीं आया तो बन गया वो रोम्बस। ठीक है, सो D2 हो जाएगा हमारा 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर 1 और 3 9, नहीं आ रहा है, 16 और 9 25 और ये हो गया रूट 26। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ D1 नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ D2। तो अब 90 डिग्री पर तो काटा, लेकिन दोनों का डायगोनल बराबर नहीं है, इसलिए वो बन गया रोम्बस, समचतुर्भुज। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 40 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग केवल 14 या 13 किए हैं। ठीक है, बाकी हमको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करते हैं कि थोड़ा लंबा लेक्चर हो और कंप्लीट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे ये वाला क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना होगा तो ये आपके सामने है, आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।